So here we will begin with the CUSET Environmental Science paper बी। ठीक है, तो आज हम पार्ट बी अगेन करने वाले हैं जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, और जो कि CUSET 2019 के पेपर में आ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो विल स्टार्टिंग इट। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो 26 नंबर, वो क्या बता रहा है कि विच ऑफ The layer of the Earth's interior is found in a liquid form। ये क्वेश्चन पूछा है, तो लिक्विड फॉर्म में कौन सा अर्थ का इंटीरियर लेयर है जो कि मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो क्रस्ट होता है वो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होता है, ओशनिक भी होता है और प्लस तुम्हारा कंटिनेंटल होता है। तो लिक्विड एंड तुम्हारा जो कंटिनेंट सॉलिड है दोनों मौजूद है क्रस्ट में। तो क्रस्ट तो भाई होगा नहीं, ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया। इनर कोर की बात करें तो इनर कोर जो होता है उसका कंपोजिशन निकल एंड आयरन होता है, बट दैट इज ए सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो इनर कोर जो होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है। कौन सा इनर कोर जो होता है, तो इनर कोर भी इसका आंसर नहीं होगा। व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। और बात करते हैं मेंटल। ठीक है, तो मेंटल की अगर बात करें तो कुछ पोर्शंस जो मेंटल के हैं उनमें सेमी सॉलिड्स मिलते हैं। ठीक है, आप नहीं बोल सकते हो कि पूरा का पूरा जो है वो तुम्हारा लिक्विड स्टेट पे है। बट मैं अगर आउटर कोर की बात करूं, द क्वेश्चन इज आउटर कोर, तो ऑप्शन ए कट हो गया, बी कट हो गया, सी कट हो गया, बट आउटर कोर की बात करूं दैट इज टोटली कंपोज्ड ऑफ नीफे, दैट इज आयरन एंड निकेल, बट इन लिक्विड फॉर्म। ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। तो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है तो इसका मीनिंग है कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स होंगे। फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स मौजूद हैं, तो जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो फेरी मैग्नेटिक मिनरल्स होंगे जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ही मैग्नेटिक वाली होगी। तो इसीलिए आउटर कोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मैग्नेटोस्फीयर के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज आउटर कोर। ठीक है, इतना आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कि द प्लेट्स ऑफ द अर्थ मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्वेंशन करंट। क्यों, अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है कि कन्वेंशन करंट जो होता है अर्थ में मेंटल को ड्रैग करता है अलोंग द टेक्टोनिक प्लेट, एंड हियर द करंट मूव्स टू प्लेट्स अपार्ट। तो दो प्लेट को तोड़ के कौन निकालता है बाहर, दैट इज कन्वेंशन करंट। तो ये आपको दिख रहा होगा कन्वेंशन करंट का जो मूवमेंट है, और ये भी कन्वेंशन करंट का मूवमेंट है। तो यहाँ पे जब ऐसे ये मूव करेगा और ये इधर ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रीच का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्लेट इधर चला जाता है और ये वाला जो कंटिनेंट का प्लेट है वो उधर चला जाता है। देखो ओशनिक क्रस्ट एंड कंटिनेंटल क्रस्ट दोनों मौजूद है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा क्या है, क्रस्ट ऑफ ओशन है। पर अगर मैं ये वाला पोर्शन बोलूं, दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी कंटिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो सरफेस जहां जहां पे मौजूद है वो कंटिनेंटल क्रस्ट होगा, ओशन पानी के नीचे वाला जो क्रस्ट होगा दैट इज ओशनिक क्रस्ट। तो पानी के नीचे वाला जो सतह है वो फट के दोनों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि प्लेट्स जो अपार्ट हो रही हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो ड्यू टू तुम्हारा कन्वेंशन करंट ही जा रहे हैं। आया समझ में। तो इतना कंसेप्ट तो आप क्लियर रख लो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चंस जो है आपको इसका जो आपका जो वीडियो लेक्चर है वो आपको मौजूद मिलेगा यूसी नेट के सेक्शन में, जो कि आप यूनिट 4 पढ़ रहे हैं वहां पे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। जो भी एमएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो जाके एक बार वहां पे जरूर रिवीजन कर लें कि मतलब इस तरीके का जो आपका डिटेल जो एनालिसिस है वो आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, यूनिट 4 जियो साइंसेस है, इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस का जो यूनिट है वो हमारे इस चैनल पे मौजूद है, तो आप एक बार जाके वहां पे भी देख सकते हैं डिटेल में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर इक्वल्स टू। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर की बात करूं तो ये होता क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर जो होता है वो होता क्या है, सी लेवल के साइड का जो प्रेशर होगा। ठीक है, क्या होता है वो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि सी लेवल पे मौजूद हो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक होता है स्टैंडर्ड कांस्टेंट
value for atmospheric pressure at सी लेवल, ठीक है, जो कि 1 एटीएम पे देखा जा रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 101325 पैस्कल्स, ठीक है, या तो 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। तो इसके बहुत सारे और भी यूनिट्स हैं। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे यूनिट्स की, तो दूसरे यूनिट्स में बात करूं तो ये होगा 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, और 14.696 psi, पाउंड पर स्क्वायर इंच, psi, ठीक है, या तो 29.9212 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी, ये भी होगा। तो आप देखो टेक्निकली आप याद कर लो कौन कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अगर मिलीबार के फॉर्म में लिखूं तो मिलीबार के फॉर्म में लिखूंगा तो 101,325 मिलीबार, या तो 1013.25 हेक्टापास्कल। आया समझ में? तो ये भी उसके फॉर्म है। तो आपको ये जो चार हैं याद करना है। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया था 76 mm ऑफ मर्क्यूरी, नहीं होगा। 1.47 जबकि 14.7 है, तो ये भी नहीं होगा psi, ठीक है। 1013.25 बार नहीं, मिली बार है वो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 1.10.325 किलो पास्कल डेफिनेटली होगा, क्योंकि यही हमारा आंसर है। आया समझ में? वेरी इजी। तो सी लेवल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल व्हेन दी दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम, ठीक है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी पे दिखता है। ओके, ये समझ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। अब बताओ इसमें क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दी क्या सरफेस, वही दिया है ना, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज, यही उसने पूछा है। तो क्या होना चाहिए? अगर मैं बोलूं तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा आपका क्या? एल्बेडो, ठीक है, दिस इज एल्बेडो। क्यों, मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपका जो सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपका जो भी सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इंसोलेशन तो कभी नहीं होगा। इंसोलेशन का मीनिंग है कि लाइट, सनरेज का आना, ठीक है, सनरेज का आपके पास पहुंचना, ठीक है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब आ रहा है, एल्बेडो मतलब क्या होता है? आउटगोइंग बाय इनकमिंग, ठीक है, आउटगोइंग रेडिएशन बाय इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन अगर मैं रिफ्लेक्टेड मेजर करूं तो एल्बेडो के फॉर्म में मेजर किया जाता है। इमिसिविटी तो हो जाएगा, इमिशन कर रहा है, ठीक है। इमिसिविटी मतलब, इमिसिविटी जो होता है उसका मतलब क्या है कि एमिट कर रहा है। इमिसिविटी जो होता है, इमिसिविटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है। एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। एनर्जी दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द मटेरियल, ठीक है। एमिसिविटी की अगर बात करूं, दिस इज दी रेडिएटेड, रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये रेडिएटेड एनर्जी होगी जो कि सरफेस से जाएगी। और नेट रेडिएशन तो आपको पता है, टोटल रेडिएशन जो होगा दैट इज नेट रेडिएशन। बट यहाँ पे बोला था रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस, रिफ्लेक्टेड ऑफ, तो आंसर आपका एल्बेडो होगा। ना ही नेट रेडिएशन होगा, ना ही इमिसिविटी होगा, ना ही इंसोलेशन होगा। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि fill in the blanks allows certain wavelength of long wave radiation to pass through the atmosphere, ठीक है।
तो ये एटमॉस्फेरिक गैप वाला जो टर्म है ये कभी यूज नहीं होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक विंडो इज डेफिनेटली यूज्ड, ये क्या बताता है भाई, इट इज द क्या, इट इज द काइंड ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, जिससे क्या होता है कि अर्थ का तुम्हारा मूवमेंट क्लीन हो जाता है, क्या, पारदर्शी हो जाता है, पारदर्शी। ये क्या है, इट इज ए रेंज ऑफ वेवलेंथ over which there is little absorption of radiation, ठीक है। तो ये पारदर्शी हो जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आर पार होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो एटमॉस्फेरिक विंडो विल बी द डेफिनेट आंसर। यहाँ पे जिसने ओजोन लिखा है भाई ये गलत है, ठीक है, ये तो मैंने पेपर उठाया है तो ओजोन नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक हाइट का तो कोई काम ही नहीं है, एटमॉस्फेरिक गैप नहीं होगा, आंसर इज एटमॉस्फेरिक विंडो, ठीक है, सीधा आंसर था इसका। अब बात करते हैं मोस्ट एबंडेंट गैस, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोस्ट एबंडेंट गैस की बात करूं तो मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस की बात करूं, तो मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस में अगर बोला जाए तो वाटर वेपर इज डेफिनेटली आंसर, वाटर वेपर ही होगा यार, सबसे ज्यादा वही होता है। अब इसका अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में देख लूं तो परसेंटेज भी देख लो आप लोग, ठीक है। तो परसेंटेज के फॉर्म में मैं अगर इसको बनाऊं तो ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है ये आपका 49% देता है H2O, ठीक है। फिर आपका बोले तो, ठीक है, क्लाउड्स आ जाएंगे। फिर आपका अब बोलो तो CO2 आ जाएगा। फिर आप फाइनली बोलोगे तो, ठीक है, अदर ग्रीन हाउस गैसेस, अदर GHGS, ओके। तो ये अदर GS जो है ये फिर आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ वाटर, क्योंकि वाटर की कैपेसिटी होती है वो हीट को ट्रैप करके रखता ही है, ठीक है, ड्यू टू इट्स बैंड स्ट्रक्चर, ये भी आपको याद करना है। तो वाटर वेपर ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट करता है, इतना समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में कभी गलती मत करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उसने पूछ दिया है कि द थीम ऑफ फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2018 वाज, ठीक है। तो इसमें उस समय का जो था नेचर फॉर वाटर था, ठीक है। बट अगर हम मैं बात करूं क्योंकि वो पुराना क्वेश्चन है तो इसलिए उसने वो दे दिया है। अगर अभी की हम बात करें तो वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है कब, जो मनाया जाता है 22 मार्च को, ओके। तो 22 मार्च को जो मनाया जाता है उसका जो थीम था दैट वाज वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। ये आपका थीम था कब का, 2021 का, ठीक है। रिसेंट वाले याद कर लो। और इस तरीके से तुमको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डेज, इन्वायरमेंटल डेज लिस्टिंग कर लो, लिस्टिंग, लिस्टिंग कर लो भाई, इन्वायरमेंटल डेज की अच्छे से लिस्टिंग कर लो उसके थीम के साथ। तो दैट विल बी बेटर बूस्टर फॉर यू, ठीक है, क्वेश्चंस में आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, ठीक है। तो फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इन द ट्रोपोस्फियर, इन द ट्रोपोस्फियर एवरेज डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द हाइट फॉर एवरी 1000 फीट इज, ठीक है। तो ये क्या बोल दिया, ये क्वेश्चन में तुमको उसने पूछ दिया कि एवरेज डिक्रीज ऑफ हाइट। तो ये जो क्वेश्चन दिया था कि एवरेज डिक्रीज इन द टेम्परेचर, यहाँ पे इसने फ़ारेनहाइट दे दिया, देखो बहुत ही चालाक है, फ़ारेनहाइट दे दिया उसने, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पे दे दिया है, सेल्सियस स्केल पे नहीं दिया है। तो सेल्सियस स्केल पे बोलूंगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है तुम्हारा क्या, लैप्स रेट। अब ये लैप्स रेट क्या होता है बाबूजी, ये लैप्स रेट होता है तुम्हारा dt/dz। इसका मीनिंग क्या है, T2 - T1 अपॉन H2 - H1।
मतलब हाइट का डिफरेंस के साथ टेम्परेचर का डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको पता करने का कौन देता है, लैप्स रेट देता है। बट अगर मैं बोलूँ नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, जो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लैप्स रेट, वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। बट इसको आप जैसे ही फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, ये 3.5 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, पर किलोमीटर। तो आपका आंसर जो था 3.5 फ़ारेनहाइट पर फीट हो जाएगा, ये पर 1000 फीट, सॉरी, ये आपका ये आपका बन जाएगा 3.5 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, ठीक है। सिंपल सा कन्वर्जन था कि मतलब डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में और किलोमीटर को कन्वर्ट करना था फीट में, ठीक है। तो इतना जो बेसिक्स है ये आप थोड़ा जाके पढ़ लो, क्योंकि कैसे कन्वर्सन किया जाता है ये सब अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे कन्वर्जन पता होने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फिर से मात खाओगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें फिर से आपको इश्यूज होने लगेंगे। आई होप कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको समझ में आया होगा। अब एनवायरमेंटल डे की लिस्टिंग कर लो थीम के साथ, और इसके बाद तुम यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे तुम लेफ्ट साइड वगैरह की अच्छे से तैयारी कर लो। ओके, समझ में आया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So if I am talking for this question, so it is asking which of the following is an example of secondary air pollutant, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आया आपके पास, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, क्या वो डायरेक्टली सोर्स से निकलता है, क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी डायरेक्टली सोर्स से निकलता है, या वो तुम्हारा प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनता है, ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, अगर सपोज करो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर emitted directly from a source, ओके। बट अगर मैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करूं, ओके, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट forms when other pollutants react in atmosphere, ठीक है ना। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्सेस, एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है फॉर्म होता है व्हेन तुम्हारा अदर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करता है एटमोस्फेयर में। इतना समझ में आ गया तुमको। फिर क्या करते हैं कि इस जो तुम्हारा चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो मैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों को दे देता हूं। जैसे कि मैं बात करूं नॉक्स, सीओ, VOCs, सॉक्स, PM, मर्क्यूरी, तो ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो नॉक्स में जो है तुम्हारा NO2 आ जाता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं कतई, क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं H2S की, तो H2S जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है या नहीं है, इस चीज को आप कैसे जानोगे। H2S जो है ये कैसे बनता है, ड्यूरिंग द ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है, जो H2S बनता है वो कहाँ बनता है, ये बनता है ड्यूरिंग ड्रिलिंग और क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन, ओके। तो इस समय पे बनता है ये। बट ये क्या है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ओके, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, समझ में आया। तो ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अगर मैं पैन की फॉर्मेशन की बात करूं, दैट इज पर ऑक्सीन एसिटल नाइट्रेट, तो बाबा ये कैसे बनता है, पैन जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है,
ठीक है। पैन जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, वो कैसे बनता है तुम्हारा, वो बनता है पर ऑक्सी एसिड प्लस NO2, इनके थ्रू से बनता है। तो अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, दैट इज CH3CHO प्लस OH गिव राइज टू CH3CO प्लस H2O। ठीक है, फिर क्या होगा, CH3CO प्लस O2 गिव राइज टू CH3CO रेडिकल। ठीक है, फिर क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे CH3CO डॉट NO2 CH3COO NO2। आया समझ में? तो ये तुम्हारा पैन है और ये तुम्हारा परऑक्सी रेडिकल है। परऑक्सी मतलब एसिटाइल परऑक्सी है, एसिटाइल परऑक्सी है। आया समझ में? तो ये जो है ये भी तुम्हारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। तो दोनों ही आंसर था, तो आप इनमें से जो भी लगा सकते थे। पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा वो नेचुरली फॉर्म होता है क्रूड ऑयल से या पेट्रोलियम से, नेचुरली क्रूड ऑयल से निकलता है, तो ये डायरेक्टली एमिट होता है, तो इसको आप नहीं बोल सकते हो, ये नहीं होगा, ये प्राइमरी होगा। तो आई होप कि ये लेक्चर जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था और कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियरिफाई हुए और आपको किस तरीके से पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे कि आपका थीम वगैरह जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो काफ़ी हद तक मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो एयर पोल्यूटेंट वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी 100% है। ओके।